Dear students, welcome to the today e-lecture of PBM Product and Brand Management Unit 4th Module 5th Branding Strategies and Brand Elements. Today we will discuss lecture number 33. In lecture number 33 we will discuss brand revitalization or brand revitalizing. What is the meaning of brand revitalization? Brand revitalizing is a strategy employed when a brand has reached to maturity level and profits begin to डिक्लाइन। आप ऑलरेडी प्रोडक्ट लाइफ साइकिल पढ़ चुके हो जिसमें टाइम के साथ साथ प्रोडक्ट की सेल्स में जो चेंजेज आते हैं उसके बेस पर हम प्रोडक्ट को 4 स्टेजेस में डिवाइड कर सकते हैं। उसकी लाइफ साइकिल को 4 डिफरेंट स्टेजेस में डिवाइड किया जा सकता है। इंट्रोडक्शन, ग्रोथ, मैच्योरिटी एंड डिक्लाइन। तो मैच्योरिटी स्टेज वो स्टेज होती है जहां पर उस ब्रांड की या उस प्रोडक्ट की मैक्सिमम सेल्स होती है। उसके बाद है उसकी सेल्स है वो डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है। तो जो मैच्योरिटी है उसकी इनिशियल स्टेज में तो जो सेल्स तो हो रही है लेकिन जो सेल्स इंक्रीज होने की स्पीड है वो स्लो होती है और मैच्योरिटी के लेटर स्टेज में जाकर सेल्स फिक्स हो जाती है जिसे मैक्सिमाइज्ड सेल्स बोलते हैं। उस ब्रांड की अब उससे ज़्यादा सेल नहीं हो पाती। धीरे धीरे फिर जो ब्रांड है उसकी सेल डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाती है और जैसे ही प्रॉफिट डिक्लाइन होने लगता है वो ब्रांड है वो मैच्योरिटी से डिक्लाइन स्टेज में आ जाता है। तो कंपनी चाहती है कि उसका जो ब्रांड है वो ज़्यादातर समय तक या हमेशा के लिए मैच्योरिटी लेवल पर ही बना रहे जिससे कि कंपनी को उस ब्रांड से प्रॉफिट मिल सके। तो उसके लिए जो स्ट्रेटजीज यूज़ की जाती हैं उसे कौन सी स्ट्रेटजीज बोलते हैं? ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजीज बोलते हैं। मैच्योर ब्रांड्स बेसिकली वो ब्रांड्स होते हैं जो कि मार्केट में 50 साल या उससे ज़्यादा तक रह चुके हैं, वो अपने आप को प्रूव कर चुके हैं, वो मार्केट में एक सक्सेसफुल ब्रांड है, उन ब्रांड के लिए अवेयरनेस भी है और उन ब्रांड का एक टारगेट मार्केट भी है। उन ब्रांड्स ने कंपटीशन के अकॉर्डिंग, एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को चेंज भी किया है और वो जो चेंज हैं वो टारगेट मार्केट को कम्युनिकेट भी हुए हैं और इस वजह से वो ब्रांड अभी भी मैच्योरिटी लेवल पर बना हुआ है। अगर आप है चेंज जो एनवायरमेंटल कंडीशन से उसके अकॉर्डिंग नहीं करोगे तो ब्रांड है वो स्टेगनेंट हो जाएगा और जो ब्रांड है उसकी सेल्स डिक्लाइन होना स्टार्ट हो जाएगी। तो जो कंपनीज हैं वो ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजीज यूज करती हैं जिससे कि उनका ब्रांड स्टेगनेंट नहीं बने और वो लंबे समय तक मैच्योरिटी पीरियड में बना रहे। तो नेक्स्ट आएगा व्हेन टू रिविटलाइज द मैच्योर ब्रांड की कुछ इंडिकेटर्स होंगे जिससे आपको ये पता चल जाएगा कि अब जो ये मेरा मैच्योर ब्रांड है इसको मुझे रिविटलाइज करने की ज़रूरत है क्योंकि आपने उसको ब्रांड रिइंफोर्समेंट कर लिया। ब्रांड रिइंफोर्समेंट की वजह से ही वो इंट्रोडक्शन स्टेज को क्रॉस कर पाया और मैच्योरिटी स्टेज में पहुंच पाया। लेकिन अगर आप ये इन इंडिकेटर्स को फॉलो नहीं करोगे, इन इंडिकेटर्स पर कंसंट्रेशन नहीं करोगे तो आपका जो मैच्योर ब्रांड है वो डिक्लाइन स्टेज में चला जाएगा। तो वो जो इंडिकेटर्स होते हैं उन्हें ही हम क्या बोलते हैं? व्हेन टू रिविटलाइजिंग द मैच्योर ब्रांड्स। तो फर्स्ट क्या है? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। सिंपल सी बात है, अब आपका स्मार्टफोन है वो इंडिया का या वर्ल्ड का सबसे ज़्यादा बिकने वाला स्मार्टफोन है, मैच्योर लेवल पर पहुंच चुका है। लेकिन अब टेक्नोलॉजी चेंज हो गई। अब जो स्मार्टफोन है उसमें फ्लेक्सिबल स्क्रीन की टेक्नोलॉजी आ रही है और आप अभी भी वही आउटडेटेड टेक्नोलॉजी पर ही अपने स्मार्टफोन को बना रहे हो तो बट ओबियस है वो मैच्योरिटी से कौन से स्टेज में जाएगा? डिक्लाइन स्टेज में जाएगा। तो आपको भी अब अपने ब्रांड को रिविटलाइज करना पड़ेगा। क्यों? उसके क्या इंडिकेटर आपको मिल गया है कि जो आप ब्रांड में प्रोडक्ट को बनाने में टेक्नोलॉजी यूज कर रहे थे वो टेक्नोलॉजी अब आउटडेटेड हो रही है। आपकी कार है, डीजल कार है या पेट्रोल कार है, खूब मैक्सिमम सेल्स हो रही है उसकी, लेकिन अब इनकी टेक्नोलॉजी आउटडेटेड हो रही है और इलेक्ट्रिक कार्स हैं वो मार्केट में आ रही हैं। तो अब आपको भी अपने इसी ब्रांड की इलेक्ट्रिक कार को भी मार्केट में इंट्रोड्यूस करना पड़ेगा। तो आपको ये एक इंडिकेटर मिल गया कि अब आपको अपने ब्रांड को रिविटलाइज करना है। तो उसके पीछे क्या इंडिकेटर हुआ? आउटडेटेड टेक्नोलॉजी। नेक्स्ट क्या है? नॉन रिन्यूअल ऑफ द टारगेट मार्केट। कि भैया जो आपका टारगेट मार्केट था अब उस टारगेट मार्केट में मैक्सिमम सेल्स हो रही है
उस टारगेट मार्केट का हर कस्टमर आपका प्रोडक्ट को परचेज कर रहा है, तो अब आप उस टारगेट मार्केट को और रिन्यू नहीं कर पाते हो, तो अब आपको अपना टारगेट मार्केट को चेंज भी करना पड़ेगा। जैसे फ्रूटी है, फ्रूटी का टारगेट मार्केट चेंज उसने किया क्योंकि उसका जो टारगेट मार्केट था वो मैच्योर हो चुका था। हर कोई है, रिसर्च से फ्रूटी के बारे में पता चला कि ये जो ड्रिंक है वो स्कूल चिल्ड्रंस के लिए मानी जाती है, कि भाई बच्चों को खुश करने के लिए फ्रूटी पिलाई जाती है, बच्चे हैं वो फ्रूटी को पसंद करते हैं, लेकिन जो यूथ है वो फ्रूटी परचेज नहीं करता था। तो फिर फ्रूटी ने अपने ब्रांड को रिविटलाइज किया और उसके बाद है मैंगो फ्रूटी, फ्रेश एंड जूसी, तो इस तरह कर कर उसने फ्रेश एंड जूसी करके मैंगो फ्रूटी है उसको रियूटिलाइज किया और आलिया भट्ट को ऐड में लिया, वरुण धवन को ऐड में लिया और यूथ को भी क्या किया, अट्रैक्ट किया। तो इसे अपन क्या बोलते हैं, रिन्यूअल ऑफ द नॉन रिन्यूअल ऑफ द टारगेट मार्केट। कैडबरी है, बच्चों में हर कोई कैडबरी खा रहा था, फिर पप्पू पास हो गया एडवर्टाइजमेंट के थ्रू, कैडबरी ने है कॉलेज स्टूडेंट्स को अट्रैक्ट किया। उसके बाद कुछ मीठा हो जाए के थ्रू हर एज ग्रुप के कस्टमर्स को उन्होंने क्या किया, रिन्यूअल किया। तो उन्होंने अपने जो ब्रांड था मैच्योर ब्रांड को उसको क्या किया, रिविटलाइज किया। नेक्स्ट क्या है, स्टिफ कंपटीशन। जब धीरे धीरे उस कैटेगरी में कंपटीशन इंक्रीज होता जा रहा है तो जो आपका ब्रांड है उसका मार्केट शेयर क्या होता जाएगा, डाउन होता जाएगा, क्योंकि जो कंपटीटर है वो आपसे एफिशिएंट प्रोडक्ट्स बना रहा है और कंपटीटर के पास आपसे ज़्यादा रिसोर्स हैं। तो उस जगह पर आपको अपने ब्रांड को रिविटलाइज करना पड़ेगा। जैसे जब सिबाका को लगा कि सिबाका पेप्सोडेंट और क्लोजअप के द्वारा दिए जाने वाले कंपटीशन को फेस नहीं कर पा रहा है, तो सिबाका ने अपने ब्रांड को कोलगेट को सेल कर दिया और अब कोलगेट सिबाका के नाम से ब्रांड आ रहा है और वो अभी भी मार्केट में टिका हुआ है। नेक्स्ट क्या है, नैरोइंग द ब्रांड अवेयरनेस। कई बार कंपनी है वो मैच्योरिटी लेवल पर जाकर उसे लगता है कि अब ब्रांड की मैक्सिमम सेल्स हो रही है, ज़्यादातर लोग ब्रांड के बारे में अवेयर हैं, तो उस ब्रांड का प्रमोशन करना, उस ब्रांड का एडवर्टाइजमेंट करना कम कर देती है। तो उससे होगा क्या कि उस ब्रांड के लिए जो नए कस्टमर्स हैं उनकी अवेयरनेस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। तो उसके लिए कंपनी को वापस प्रमोशन कर कर, वापस एडवर्टाइजमेंट कर कर अपने ब्रांड को क्या करना पड़ता है, रिविटलाइज करना पड़ता है। जैसे कि 1983 में जब इंडिया में वर्ल्ड कप जीता था तो उस टाइम के जो यूथ हैं उनको कपिल देव याद है, लेकिन टाइम के साथ धीरे धीरे कपिल देव है उसको ऐड मिलना कम हो गई, वो टीवी स्क्रीन पर नज़र नहीं आया, क्रिकेट में वो नज़र नहीं आ रहा था। तो आजकल के बच्चों से पूछें कि जिसने इंडिया को वर्ल्ड कप जिताया उसका कैप्टन कौन है, तो वो किसका नाम लेंगे, MS धोनी का नाम लेंगे। लेकिन अभी रणवीर सिंह को लेकर 83 मूवी बन रही है जिसमें 1983 में कैसे इंडिया ने वर्ल्ड कप जीता वो दिखाएंगे। तो उसके बाद जो आज का यूथ है, आज के बच्चे हैं, वो भी कपिल देव के बारे में अवेयर हो जाएंगे। तो कपिल देव एज ए ब्रांड क्या हो गया, रिविटलाइज हो गया। कैसे हुआ, क्योंकि उसकी जो ब्रांड अवेयरनेस थी वो क्या हो गई, नैरो हो गई। नेक्स्ट क्या है, टैपिंग न्यू जियोग्राफिक मार्केट। जब आपको नए मार्केट में एंटर होना है तभी भी आपको अपने ब्रांड को आप क्या कर रहे हो, रिविटलाइज कर रहे हो, क्योंकि एक पर्टिकुलर मार्केट में आपका जो ब्रांड था वो मैच्योर हो चुका था। जैसे कि फोर्ड है, GM है, वो अमेरिका डेवलप्ड कंट्री है, वहाँ पर उनकी जो कार हैं उनकी सेल मैक्सिमम लेवल पर पहुँच चुकी थी। तो डेवलप्ड कंट्री में ऑटोमोबाइल का मार्केट मैच्योरिटी लेवल पर पहुँच चुका था, तो उन्होंने डेवलपिंग कंट्रीज में अपना बिजनेस स्टार्ट किया और GM और फोर्ड जो ब्रांड है उस ब्रांड को क्या किया, रिविटलाइज किया। नेक्स्ट क्या है, रीगेनिंग इट्स लॉस्ट मार्केट शेयर। कभी क्या होता है कि आप उस इंडस्ट्री में, उस टारगेट मार्केट में लीडर होते हो, लेकिन कई बार आपसे लीडरशिप की पोजीशन छिन जाती है, तो वापस से आप अपना जो मार्केट शेयर आपने लॉस कर दिया उसको रिगेन करने के लिए आप अपने ब्रांड को क्या करते हो, रियूटिलाइज करते हो। जैसे कि हमारा बजाज है वो टैगलाइन थी और हर किसी के पास बजाज का स्कूटर मिलता था, लेकिन बाद में जब MNCs आई, उन्होंने MNCs ने है स्कूटर के बजाय मोटरसाइकिल को किया और बजाज ने कावासाकी के साथ उस टाइम पर उन्होंने किया, लेकिन वो इतना चल नहीं पाया। हीरो होंडा सक्सेसफुल हो गया, होंडा आ गया, तो उसके बाद जो बजाज है, बजाज ने अपने आप को स्कूटर से निकालकर मोटर बाइक सेगमेंट में लेकर आया और पल्सर और डिस्कवर ब्रांड से वापस से अपना जो लॉस्ट मार्केट शेयर है उसको रिगेन किया। लास्ट क्या होता है, ब्रांड ग्रोथ हैड बिकम स्टैग्नेंट। स्टैग्नेंट का मतलब होता है एक लेवल पर जाकर
जाकर फिक्स हो जाना। अब कोई आपकी ब्रांड की ग्रोथ इंक्रीज नहीं हो रही है तो आपको अपने ब्रांड को क्या करना पड़ेगा, रिविटलाइज करना पड़ेगा। जैसे कि डिटॉल सोप के केस में हुआ था, डिटॉल सोप है उसकी ग्रोथ एक लेवल पर जाकर स्टेगनेंट हो गया, क्योंकि वो उस टाइम पे लीडरशिप पोजीशन में था, जो मैक्सिमम ग्रोथ थी वो ग्रोथ उसकी हो चुकी थी। तो उन्होंने डिटॉल सोप को क्या किया, रिविटलाइज किया, जो कि अपन आगे के एग्जाम्पल्स में पढ़ेंगे। तो ये कुछ रीजन्स हैं, कुछ इंडिकेटर्स हैं जिससे आपको ये पता चल जाता है कि अब आपको अपने ब्रांड को क्या करना पड़ेगा, रिविटलाइज करना पड़ेगा। तो ब्रांड रिविटलाइजेशन करने की नंबर ऑफ स्ट्रेटजीज होती हैं। तो कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं वो अब हम ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजीज में पढ़ेंगे। तो ब्रांड रिविटलाइजेशन की कौन कौन सी स्ट्रेटजीज हैं? फर्स्ट है एक्सपेंडिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ ब्रांड। सेकंड है इम्प्रूविंग ब्रांड इमेज एंड यूनिकनेस ऑफ ब्रांड। थर्ड है मैनेजिंग हाउ एग्जिस्टिंग यूजर्स चूज मैच्योर ब्रांड। फोर्थ है मैनेजिंग हाउ कंज्यूमर्स यूज मैच्योर ब्रांड्स। और फिफ्थ है प्रोडक्ट ऑफरिंग। तो ये 5 स्ट्रेटजीज हैं, इनके अंदर भी नंबर ऑफ सब स्ट्रेटजीज होंगी जिनके थ्रू ब्रांड रिविटलाइज किया जाता है। तो इस लेक्चर में अब हम जो फर्स्ट स्ट्रेटजी है एक्सपेंडिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ ब्रांड वो पढ़ेंगे। बाकी की जो रिमेनिंग 4 स्ट्रेटजीज हैं वो नेक्स्ट ई लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे। तो ब्रांड रिविटलाइजेशन की फर्स्ट स्ट्रेटजी क्या है? एक्सपेंड ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ ब्रांड। आपको बताया था कि ब्रांड की जो अवेयरनेस थी वो नैरो हो जाती है, कस्टमर के माइंड में फिक्स हो जाता है कि ये ब्रांड इसी काम के लिए आएगा, वो उसका लिमिटेड यूज करने लग जाता है। तो मैच्योर ब्रांड है, अब उसकी ज़्यादा सेल नहीं हो रही, तो अब हमको उसकी सेल्स इंक्रीज करने के लिए उसको रिविटलाइज करना पड़ेगा। और उसके लिए जो स्ट्रेटजी यूज की जाती है उसे हम क्या बोलते हैं? एक्सपेंडिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ ब्रांड। तो आप यहाँ पे डायग्राम में देखोगे ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट स्ट्रेटजी कौन सी है? एक्सपेंडिंग ब्रांड अवेयरनेस एंड यूजेज ऑफ ब्रांड। और इसके अंदर 4 सब स्ट्रेटजीज होंगी कि कैसे आप ब्रांड की अवेयरनेस को एक्सपेंड कर सकते हो और ब्रांड के यूजेज को इंक्रीज कर सकते हो। तो देयर आर 4 स्ट्रेटजीज। तो फर्स्ट क्या है? इंक्रीजिंग द लेवल और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन। सेकेंड है इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। थर्ड है आइडेंटिफाइंग एडिशनल और न्यू यूजेज अपॉर्चुनिटीज। और लास्ट है आइडेंटिफाइंग न्यू एंड कंप्लीटली डिफरेंट वे टू यूज द ब्रांड। तो ये 4 स्ट्रेटजीज हैं जिसके थ्रू हम ब्रांड की अवेयरनेस को और यूजेज को एक्सपेंड कर सकते हैं। तो फर्स्ट क्या है? इंक्रीज द लेवल और क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कि आप एक सिंगल यूज में उस प्रोडक्ट को जितना यूज कर रहे थे, कंपनी है उनकी क्वांटिटी इंक्रीज करने के लिए आपको बोलती है। क्योंकि अगर क्वांटिटी इंक्रीज होगी तो बट ऑब्वियस आपका प्रोडक्ट है वो जल्दी फिनिश होगा, और अगर प्रोडक्ट जल्दी फिनिश होगा तो आप उसे जल्दी परचेज करोगे, और आप उसे जल्दी परचेज करोगे तो प्रोडक्ट की सेल्स क्या होगी? इंक्रीज होगी। तो इन जनरल इट इज प्रोबेबली ईजियर टू इंक्रीज द नंबर ऑफ टाइम्स ए कंज्यूमर यूजेज द प्रोडक्ट देन इट इज टू एक्चुअली चेंज द अमाउंट यूज्ड एट वन टाइम। तो कंजम्पशन अमाउंट है, आप उसको क्या कर सकते हो? इंक्रीज कर सकते हो। जैसे कि न्यूट्रेला नगेट्स है, उसके सोयाबीन के हैं इंडिग्रेंट्स आते हैं। तो इनिशियल लेवल में उसने बताया था कि आप आलू की सब्जी बना रहे हो तो उसके साथ न्यूट्रेला नगेट से सोयाबीन आप डाल सकते हो। तो एज ए सप्लीमेंट यूज होता था, तो सप्लीमेंट यूज होता था तो इसका अमाउंट या क्वांटिटी कम कंजम्पशन होती थी। बाद में इन्होंने अवेयरनेस किया कि आप कंप्लीटली सोयाबीन की भी वेजिटेबल बना सकते हो, सब्जी बना सकते हो। तो जो आपका पहले पैकेट 3 या 4 यूजेज में ख़त्म हो रहा था, अब वो एक सिंगल यूज में या 2 यूजेज में क्या हो रहा है? ख़त्म हो रहा है। तो आप इसको जल्दी जल्दी क्या करोगे? परचेज करोगे। तो न्यूट्रेला नगेट से उस सप्लीमेंट से उन्होंने मेन डिश में कन्वर्ट किया और रेसिपी बताई कि ये मेन इंडिग्रेंट भी यूज किया जा सकता है। तो उसके थ्रू उस ब्रांड की उन्होंने सेल्स को इंक्रीज करने की कोशिश की। तो ये क्या होगा? इंक्रीजिंग द लेवल ऑफ क्वांटिटी ऑफ कंजम्पशन, कि आप एक बार सिंगल यूज में है वो कंजम्पशन की क्वांटिटी को इंक्रीज करा रहे हो। सेकंड क्या है? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन, कि आप एक सिंगल यूज में तो क्वांटिटी इंक्रीज नहीं करा रहे,
लेकिन उस प्रोडक्ट को यूज करने की, कंजम्पशन करने की जो फ्रीक्वेंसी है वो इंक्रीज करा रहे हो। जैसे टूथपेस्ट कंपनीज ने ये किया, पेप्सोडेंट ने किया। भाई पेप्सोडेंट है, उसकी सेल्स मैच्योरिटी लेवल पे पहुंच गई। तो पहले आता था कि एक बार पेप्सोडेंट टूथपेस्ट करने से आपको 24 घंटे सुरक्षा मिलती है, आप दिन में एक बार टूथपेस्ट करो। फिर उन्होंने अपनी स्ट्रेटजी को चेंज किया और 12 घंटे का सुरक्षा चक्र बताया कि आपको रात को सोने से पहले भी टूथपेस्ट करना चाहिए। तो एक दिन में जहां एक बार पहले टूथपेस्ट होता था, अब वो एक दिन में 2 बार टूथपेस्ट यूज करने के लिए बोल रहे हैं, एक तो मॉर्निंग में और एक रात को सोने से पहले। तो आप बताइए, जहां जो पहले एक टूथपेस्ट एक महीने में खत्म हो रहा था, अब वो टूथपेस्ट है क्योंकि उसका यूजेज है, कंजम्पशन की फ्रीक्वेंसी डबल हो गई, तो 15 डेज में खत्म हो जाएगा। तो जहां पहले महीने में एक टूथपेस्ट आ रहा था, अब महीने में 2 टूथपेस्ट आप ला रहे हो, तो टूथपेस्ट की सेल्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। कैसे इंक्रीज हुई? इंक्रीजिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ कंजम्पशन। नेक्स्ट क्या आएगा? आइडेंटिफाइंग एडिशनल और न्यू यूजेज अपॉर्चुनिटीज। कई बार कस्टमर की अवेयरनेस होती है कि ये पर्टिकुलर प्रोडक्ट इसी चीज के लिए यूज किया जाता है, तो उनकी जो अवेयरनेस नैरो है, तो कंपनी इस स्ट्रेटजीज को इम्प्लीमेंट कर कर अपने उस ब्रांड के एडिशनल और न्यू यूजेस बताते हैं। एडिशनल का मतलब जो मेन यूज है वो तो करना ही करना है, लेकिन उसके अलावा आप एडिशनल यूजेज भी कर सकते हो। जैसे कि डिटॉल है, एंटीसेप्टिक लिक्विड है, वो मैच्योर ब्रांड हो चुका, मैच्योरिटी लेवल पर पहुंच गया, उसकी सेल्स फिक्स हो गई, क्योंकि लोगों की एक नैरो ब्रांड अवेयरनेस थी कि कहीं पर भी चोट लग जाए तो उस चोट पर है बैक्टीरियल इन्फेक्शन ना हो, इसके लिए डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड लगाना चाहिए। तो वो केवल डिटॉल को उसी जगह पर ही यूज करते थे, लेकिन फिर बाद में डिटॉल ने स्ट्रेटजी की, क्या स्ट्रेटजी की कि डिटॉल एंटीसेप्टिक लिक्विड है, वो केवल जहां पर लग जाए या चोट लग जाए वहां पर काम नहीं आता है। आप है हफ्ते में बकेट में 2 ढक्कन है डिटॉल डालकर नहा भी सकते हो। आप किसी पेशेंट से मिलने गए तो वापस आने के बाद अपने कपड़ों को डिटॉल में धो भी सकते हो। आप शेविंग करते हो तो शेविंग मग में भी आप है डिटॉल का एक ढक्कन डाल सकते हो। तो उन्होंने डिटॉल के जो यूजेस थे वो क्या कर दिए? इंक्रीज कर दिए, एडिशनल बता दी कि भैया कहीं लग जाए वहां तो डिटॉल लगाना ही लगाना है, लेकिन इसके अलावा डिटॉल को और जगह भी यूज किया जा सकता है। तो जो पहले डिटॉल की एक बोतल आपने परचेज कर ली और वो साल 2 साल में भी खत्म नहीं हो रही, अब वो 4-5 महीने में है वो खत्म हो रही है, तो उससे डिटॉल है एंटीसेप्टिक लिक्विड की सेल्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। किसान जैम है, पहले ब्रेड के साथ है, जैम खाने के लिए आता था, लोगों का था कि भाई जैम कब खाना है? जब ब्रेड खा रहे हो। लेकिन बाद में उन्होंने बताया कि ऐसा नहीं है, आप रोटी के अंदर भी जैम डालकर उसे रोल कर कर भी बच्चों को दे सकते हैं। तो उसका एडिशनल यूज बताया, तो उससे उसकी भी सेल्स क्या हो गई? इंक्रीज हो गई। और लास्ट क्या आएगा इसमें? आइडेंटिफाइंग न्यू एंड कंप्लीटली डिफरेंट वे टू यूज द ब्रांड। आपने ब्रांड डिफरेंशिएशन में पढ़ा था प्रोडक्ट की फॉर्म को, कि कंपनी प्रोडक्ट को एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट कर कर उसको डिफरेंशिएट करती है। तो जब आपका मैच्योर ब्रांड हो चुका है तो कंपनी है उसको डिफरेंट वे में कस्टमर्स के सामने रिप्रेजेंट करती है, जिससे कि कस्टमर उसको डिफरेंट तरीके से यूज करेंगे और वो ब्रांड वापस से क्या हो जाता है? रिविटलाइज हो जाता है। जैसे डिटॉल सोप है, वो मैच्योरिटी लेवल पर जाकर फिक्स हो गया, लोग है डिटॉल सोप को यूज कर रहे हैं हैंड्स को क्लीन करने के लिए। ज़्यादातर कई कस्टमर्स हैं वो डिटॉल सोप को हैंड्स को क्लीन करने के लिए यूज कर रहे थे। तो जब डिटॉल को ये पता चला तो उन्होंने, डिटॉल ने लिक्विड हैंड वॉश है वो मार्केट में इंट्रोड्यूस किया, जिससे कि जो कंज्यूमर्स हैं वो कन्वीनियंट तरीके से हैंड वॉश कर सके, मॉडर्न तरीके से हैंड वॉश कर सके। और उनके कस्टमर के माइंड में क्या था? जब हैंड वॉश करें तो जर्म से प्रोटेक्शन मिलनी चाहिए, तो जर्म प्रोटेक्शन से डिटॉल सोप बेस्ट था। तो वो जो बार फॉर्म थी, सॉलिड फॉर्म थी, उससे उसने उनको लिक्विड फॉर्म में कन्वर्ट कर कर यूज करने का तरीका क्या कर दिया?
चेंज कर दिया और जो डिटोल है सोप की जो सेल ब्रांड था वो स्टेगनेंट हो रहा था, वापस से उसकी सेल्स क्या हो गई, इंक्रीज हो गई। और इस सेगमेंट में डिटोल लिक्विड हैंड वॉश है वो पिछले कई सालों से डोमिनेंट कर रहा है। तो इसी के साथ ही आपका एक टॉपिक है ब्रांड रिविटलाइजेशन स्ट्रेटजी, उसका जो फर्स्ट लेक्चर था वो आपका कंप्लीट हो गया, लेक्चर नंबर 33। अब इसका रिमेनिंग पार्ट है वो हम लेक्चर नंबर 34 में डिस्कस करेंगे। थैंक यू वेरी मच।